हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं और आपका बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के स्टडी में स्वागत है। हम और आप मिलके इस सब्जेक्ट को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रिपरेशन भी हो और हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताकि आगे जब आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मार्केट में काम करोगे, वेदर यू आर इन प्रैक्टिस और इन जॉब, द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट will enhance your ability to conduct your professional activities in a better way. देखिए, फाउंडेशन के पहले सीपीटी होता था और सीपीटी में बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज नहीं था। समय के अनुसार आईसीएआई अपने सिलेबस में चेंजेस करती है और आज की रिक्वायरमेंट क्या है, आज का बिजनेस वर्ल्ड क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके हिसाब से अपने कैरिकुलम डिजाइन करती है। तो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, व्हाट आर द रैशनल्स बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट एंड इवन एट फाउंडेशन लेवल, एंट्री लेवल पे। तो देखिए, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करेंगे तो क्या काम करना है? मोटे तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है, अकाउंटिंग का काम करना होगा। अब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग आप प्रॉपर वे में रिकॉर्ड तभी कर पाओगे जब आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है इसके बारे में आइडिया होगा, तो आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर भी होता है कि मान लो एक्स ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो उसने सही करा है, गलत करा है, और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि सीए का सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि फ्लो में तो उन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें कह दी, बही को सही करना, लेकिन बही को सही करना पॉजिटिव सेंस में तो लेके चल सकते हैं ना। आपने जो खाता बही तैयार करा है वो सही करा है कि नहीं करा है, ये ऑडिटिंग का काम है। फिर आप ऑडिटिंग प्रॉपर तभी कर पाओगे जब आपको बिजनेस का नॉलेज होगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज गेन करेंगे। आज के वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग या ऑडिटर के रूप में काम नहीं करना होता। ट्रेडिशनल अकाउंटेंट या ऑडिटर का रोल नहीं है। आज के वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस मैनेजर के रूप में भी काम करता है। अब मान लो अकाउंटेंट का काम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम उसको चेक करना सही है कि नहीं है, उसकी ऑडिटिंग करना। उसके अलावा आप मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट सही प्रिपेयर हुआ ही नहीं और आपने उसके बेस पे फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया और प्रॉपर नहीं है वो, और उसके बेस पे आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, फ्यूचर डिसीजंस ले लिए, कमिटमेंट कर लिए, अब ये सारा फेल हो सकता है। तो आपको बिजनेस मैनेजर के रूप में भी काम करना है, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जब बिजनेस मैनेजर के रूप में काम करना है, डिसीजंस लेने पड़ेंगे,
तो जब तक आपको सिचुएशन का नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसमें टोटल हमें चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 12th में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, कुछ कुछ चीजें उससे सिमिलर भी होंगे, कुछ कुछ मैच भी करेगा। और 6 चैप्टर में यदि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 40 मार्क्स ऑलमोस्ट चैप्टर्स के वेटेज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, 8 मार्क्स तक का भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो हमें हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 में हमें क्या देखना है? चैप्टर 1 में हमें देखना है इंट्रोडक्शन, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 में हम बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरमेंट में काम करती है, कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है। चैप्टर नंबर 3 में हमें सेलेक्टेड इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोफाइल को देखना है। चैप्टर नंबर 4 में हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस के ग्रोथ के लेकर के गवर्नमेंट क्या पॉलिसी फॉलो करती है, कहां गवर्नमेंट फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है और कहां गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, क्या पावर है गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 6 कुछ बिजनेस टर्म्स जो यूज होते हैं अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, उसके बारे में देखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू है। चैप्टर नंबर 1 हमें स्टार्ट करेंगे और जैसा कि चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कहने का मतलब इसमें टर्म्स क्या आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों पढ़ना है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या अंतर होते हैं इसके, बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज, ये सब कुछ यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए शुरू में, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो हमने टेक्स्ट आपको दिया है आईसीआई के मटेरियल से, हालांकि मेरा अपना मानना है कि जिस हिसाब से सिलेबस और उसके कंटेंट डिजाइन किए गए हैं बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग नहीं रखा गया, लेकिन हम लोग नया सब्जेक्ट है, एमसीक्यू जो आपके आएंगे वो आईसीआई मटेरियल में जो लैंग्वेज यूज किया हुआ है उसको उठा के डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको आईसीआई वाली मटेरियल भी एक बार रीड करना जरूरी है। जब आईसीआई वाली मटेरियल रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ यहां भी वही है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है उसको हटाया है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमने रिटेन किया है टू सॉल्व एमसीक्यू। तो देखिए इन दिस चैप्टर वी एलाबोरेट on human activities
whilst focusing on business and domains of, domains मतलब area of study, knowledge, area of knowledge, domains of business and commercial knowledge. आज के वर्ल्ड में देखा जाए तो प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, फॉर प्रोडक्शन और कंजम्पशन मतलब फॉर जनरेटिंग इनकम और फॉर यूजिंग दैट इनकम वी आर डिपेंडेंट अपॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. एम आई राइट और रॉन्ग? भाई आज के वर्ल्ड में आपको इनकम जनरेट करने के लिए भी मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट होना है और उस इनकम को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं. प्रोडक्ट कहां से यूज करते हैं? जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. इन टूडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम as well as its expanding has increasingly become dependent on business and commerce. क्या भाई आज के वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो हमें इनकम जनरेट करना है तब भी और उस इनकम को यूज करना है तब भी हम डिपेंडेंट है किस पे? बिजनेस एंड कॉमर्स. टू बिगिन विथ, let us view business and commerce as comprising an array of activities for production, distribution and exchange. Exchange मतलब buying and selling. Exchange of goods and services. Now whether we work as employee or freelancers. Freelancers कहने का मतलब विदाउट पेमेंट हम आपको आपकी एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं और एज एंटरप्रेन्योर आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. अब जैसे बहुत समय आप जाएंगे देखेंगे गांव में पोस्ट ऑफिस में या बैंक में गए तो भाई हर व्यक्ति जो आता है उसको डिपॉजिट स्लिप भरने नहीं आता, विड्रॉल फॉर्म भरने नहीं आता, तो उसको कुछ लोग वहां होते हैं जो गाइड करते हैं, फ्रीलांसर्स. एंड इवन वी डू नॉट वर्क फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मान लीजिए हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते. आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सपोज आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट्स जुडिशियल डिपार्टमेंट. तो वहां से मुझे सैलरी मिलती है. उस सैलरी को मैं यूज करता हूं, ग्रोसरी खरीदता हूं. उस सैलरी से मैं हाउस होल्ड गुड्स खरीदता हूं, टेलीविजन खरीदता हूं, फैन खरीदता हूं, एसी खरीदता हूं. अब ये सब बनाने वाले कौन है? ये सब बना के मार्केट में बेचने वाले कौन है? बिजनेस एंड कॉमर्स. इवन इफ वी डू नॉट वर्क फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मच ऑफ आवर एक्सपैंडिंग टेक्स प्लेस बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. देखिए मैं आपको समझाऊंगा भी चीजों को, लेकिन लैंग्वेज भी बताऊंगा ताकि एक बार आपके दिमाग में सेट हो. एक बार आप मटेरियल पढ़ो, आईआरएस वाली, आईसीआई वाली, तो वो लैंग्वेज आपके दिमाग में चले. क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगे कि हाँ हमने ये सुना हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ था. इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी बाई, वी डू नॉट बाई दीज स्ट्रेट फ्रॉम प्रोड्यूसर. अब ऐसा थोड़ी है कि भाई टाटा कंपनी वोल्टास एसी बनाती है तो आप सीधे रतन टाटा के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई ये लो 30,000 रुपए और हमें एक विंडो एसी दे दो, ये लो 40,000 रुपए, हमें एक स्प्लिट एसी दे दो. ऐसा तो नहीं होता. आप क्या जाते हो? आप जाते हो रिटेलर के पास. रिटेलर किसने बनाया हुआ है? डीलर के थ्रू. डीलर किसका है? कंपनी का. तो ये जो पूरा चेन है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चेन ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, ये पूरी बिजनेस एक्टिविटी है. इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी बाई, वी डू नॉट बाई दीज स्ट्रेट फ्रॉम प्रोड्यूसर but indirectly from second, third or even latter intermediary or reseller.
तो ये पूरे चेन के बारे में, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. डोमेन्स, एरिया ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज. बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे. तो डोमेन्स का मतलब क्या होता है? डोमेन्स का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज. एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा. ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज ए specified sphere of knowledge. The sphere of knowledge about business and commerce is vast. बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज, न्यूमेरस एक्टिविटीज, जहां भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं सारा आता है. तो सबसे पहले तो आप बिजनेस का मतलब समझिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? जनरल टर्म्स में देखा जाए, डिक्शनरी मीनिंग बिजनेस का क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. हमारा जो अपना काम है उस काम में व्यस्त रहना. हमारी जो अपनी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज में व्यस्त रहना बिजनेस कहलाता है. क्या है भाई? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. हमारे अपने काम में व्यस्त रहना. अब आपका काम क्या है वो आप समझो. बहुत समय आप लोगों को सुने होंगे बोलते हुए, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. तुम्हारा काम नहीं है ये. डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस. मैं इंप्लॉई हूं, जॉब करता हूं, और मैं सामने वाले को बोल रहा हूं डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस. इसका मतलब डोंट इंटरफेयर इन माई एक्टिविटीज, जो काम मैं कर रहा हूं. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारा मतलब नहीं है ये. अब मान लीजिए कोई जॉब करता है तो एज बिजनेस, स्टेट ऑफ बीइंग बिजीनेस इज जॉब. कोई चोरी करता है तो उसका बिजनेस चोरी करना है. आप पढ़ाई करते हो, योर बिजनेस इज स्टडी. तो बिजनेस जनरल मीनिंग क्या हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. डिक्शनरी मीनिंग बिजनेस एज एन एक्टिविटी. जो हमारा मतलब है, जो हमें पढ़ना है. क्या है भाई? तो बिजनेस इंक्लूड्स, business refers to and includes the activities like manufacturing, selling, purchasing, distributing, trading, advertising, etc. देखिए, बिजनेस को अलग अलग लोगों ने डिफाइन भी किया हुआ है. बिजनेस को डिफाइन करते समय एक मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर ने क्या कहा? बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. तो इससे बहुत सारे लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि द मोटिव बिहाइंड, सोल मोटिव बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग प्रॉफिट. लेकिन उन्होंने आगे भी कहा, एज फेमस मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर पीटर ड्रकर, क्या कहा भाई? बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. उसके बाद उन्होंने क्या कहा? द अर्निंग प्रॉफिट इज
motive behind establishment of a business organization, but this is not the sole motive. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के पीछे मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन ये सोल मोटिव नहीं है. अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल अदर ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव. जो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी था बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के रूप में, सर्वाइवल, ग्रोथ, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा होता. प्रॉफिट तो ऑब्जेक्टिव है, उसको थोड़ा पर्दे के पीछे रखो. इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो जो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का डोमेन है, एरिया है, वो वास्ट है, एवर एक्सपैंडिंग है, डायनामिक है, चेंजेज होते रहते हैं. The sphere of knowledge about business and commerce is vast, eclectic, multidisciplinary है, and ever evolving and expanding. BCK is vast. कैसे भाई? तो एक एक्टिविटी है क्या? बिजनेस का मतलब अभी हमने क्या क्या बता दिया आपको. स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. सारा ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में आ जाएगा. वेदर इट इज योर एम्प्लॉयमेंट, और यू आर वर्किंग एज अ मैन्युफैक्चरर, और यू आर वर्किंग एज अ डीलर, रिटेलर, every activity will come under the term business. BCK is vast. The universe of BCK is vast. Take for example the range of business activities. It includes manufacturing, trading and services. Just contemplate of any of the activities. कोई भी एक एक्टिविटी लीजिए, उसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज. Countless instances would come to mind. Take domestic trade, देश के बाउंड्री के भीतर ट्रेड, एंड विदिन इट रिटेल ट्रेड, देश के बाउंड्री के भीतर भी कौन सा? रिटेल ट्रेड. अब रिटेल ट्रेड में देखो चेन ऑफ एक्टिविटीज है. मार्केट में आप सामान खरीदने जाते हो ना, अब आप बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जा सकते हो, सुपर मार्केट में भी जा सकते हो, लाइक बिग बाजार, मोहल्ले के दुकानदार के पास भी जा सकते हो. नाउ डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स आते ना भाई, डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स, कॉल बेल बजा के. स्ट्रीट वेंडर्स, गलियों में उठेला लेके घूमते रहते, भिंडी, टमाटर, लौकी चिल्लाते रहते. वीकली हाट्स और बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार. नेबरहुड शॉप्स, आपके मोहल्ले का दुकानदार. मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनी चेन्स, कंपनी चेन स्टोर्स. एंड आज के जमाने में रिटेल सेल का एक सबसे बड़ा मोड आ गया है, ऑनलाइन. ग्रोफर्स, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन. ऑनलाइन रिटेल, ईटेल, ई कॉमर्स के जरिए हो रहा होता है, इंटरनेट के जरिए, इसलिए ईटेल बोलते हैं. ऑल कॉम्प्राइज रिटेल ट्रेड. तो हमने एक रिटेल ट्रेड का नाम लिया, इसमें भानुमति का पिटारा खुल गया. क्या क्या आया भाई? डायरेक्ट आपके डोर टू डोर सेलर्स जो पहुंचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वीकली हाट बाजार होता है, नेबरहुड शॉप होता है, मॉल्स, बिग बाजार्स, मार्केट्स, कंपनी चेन स्टोर्स, और ऑनलाइन ट्रेडिंग. तो these all are the part of retail business.
तो हमने क्या कहा कि भाई बीसीके का जो डोमेन है, एरिया ऑफ स्टडी है, वास्ट है, और केवल वास्ट ही नहीं है, एवर एक्सपैंडिंग, एवर इवॉल्विंग, डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं। बीसीके इज इक्लेक्ट्रिक, मल्टी डिसिप्लिनरी है। बीसीके इज इक्लेक्ट्रिक, दैट इज इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। मार्केटिंग भी आएगा, अकाउंटिंग भी आएगा, अकाउंटिंग है तो फाइनेंस भी आएगा, ऑपरेशंस भी आएंगे, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स थ्रू वेरियस चैनल्स, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, काम करने के उनके तरीके क्या है, अप्रोच क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, लॉज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एक्सेट्रा। अब आप देखो ये सब एक एक डिसिप्लिन जो है उसका अपना एरिया लिमिटेड है या इसका भी एरिया अनलिमिटेड है? और इन सबको बीसीके इंक्लूड कर रहा है। मतलब ये सारे जो एरियाज हैं इनके अपने वोकैबुलरी हैं, इनके अपने टर्म्स हैं, इनके अपने स्पेशल वर्ड्स हैं, और ये सारा बीसीके में यूज होगा। तो बीसीके का एरिया कितना बड़ा हो जाएगा? बीसीके का एरिया कितना बड़ा हो जाएगा? Each discipline has a vocabulary of its own terms and thus contributes towards BCK vocabulary. मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट के अपने टर्म्स हैं और ये सारे टर्म्स बीसीके में मिल रहे हैं। तो बीसीके का टर्म्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा? काफी लार्ज होगा। फर्दर ये तो हो गया भाई बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से रिलेटेड एरियाज। बीसीके में ऐसे भी टर्म्स आते हैं जो बिजनेस से अनरिलेटेड है। शेयर मार्केट जानते हैं? शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? चैप्टर नंबर 6 में थोड़े टर्म्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन स्टॉक मार्केट के टर्म्स हम पढ़ेंगे वहां। लेकिन फिर वही बात है, यहां टर्म दे दिया लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो बच्चों को रटना पड़ता है। थोड़ा सा पुअरली ड्राफ्टेड सिलेबस है, लेकिन अब सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना है। अब क्या है भाई, शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग फाइनल में पढ़ना है और उसके टर्म्स अभी तो समझेगा कैसे बच्चा? समझाओगे फाइनल में और पढ़ाओगे अभी, तो ये थोड़ी समस्या है। अब क्या है भाई, बीसीके में टोटली अनरिलेटेड बिजनेस से अनरिलेटेड एक्टिविटीज के भी टर्म यूज होते हैं। तो हमने क्या कहा? शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में आप सुने होंगे बुल बियर। बुल बियर क्या है भाई? बायोलॉजी के टर्म है। लेकिन मार्केट कैसा फंक्शन कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट में शेयर के प्राइसेस में तेजी आ रही कंटिन्यूअस, तो उसको कहते हैं बुलिश मार्केट, बुल। और बुल वो होते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो ये सोचते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो आगे और बढ़ेगा तो अभी खरीद लो, जब बढ़ जाएगा तो बेचेंगे, प्रॉफिट होगा। और बियर वाले क्या होते हैं? पैसिमिस्टिक, वो प्राइस घट रहा होता है तो सोचते और घटेगा, बेच दो अभी। अब इससे सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, प्राइस और घट जाता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के टर्म यूज होते हैं। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी वर्ड का ओरिजिन कहां है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। वार कमांडर पहले वार स्ट्रैटेजी बनाते थे, हाउ टू यूज लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस टू गेट विक्ट्री ओवर द एनिमीज। आज क्या हो रहा है भाई? आज के वर्ल्ड में क्या हो रहा है? आज के वर्ल्ड में बिजनेस मैनेजर्स बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हाउ टू यूज लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस टू परफॉर्म बेटर देन द कंपेटिटर्स। तो ये टर्म्स भी आएंगे।
Further, BCK adopts the vocabulary of such diverse field as military and such unrelated field as biology. BCK is ever evolving and expanding. आज से 5 साल पहले 24/7 B2B, B2C ऐसे टर्म्स बिजनेस में नॉर्मली यूज नहीं होते थे. आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हमने अपना काम होता था कि भाई हमारे चेन ऑफ एक्टिविटीज हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटी हम इन हाउस नहीं करके किसी और को दे दिया कि भाई ये काम हमारा आप कंप्लीट करके दो. आउटसोर्सिंग किया, आउटसोर्स कर दिया. मतलब इन हाउस की जगह पे, इन हाउस सोर्स की जगह पे उस काम को कंप्लीट करने का हमारा सोर्स क्या है? आउटसोर्स, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये टर्म्स यूज होने लगे बिजनेस में. आप भी देखोगे बीसीके डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग. बिजनेस में नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टेक्निक्स ऐड होते जाएंगे तो बीसीके की वोकैबुलरी बढ़ते जाएगी. कुछ बिजनेस के टर्म्स आउटडेटेड होते जाएंगे तो बीसीके की वोकैबुलरी वहां खत्म भी होगी. तो कुछ नए टर्म्स आएंगे, कुछ पुराने टर्म जाएंगे भी. ऐसा नहीं कि सब रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस सेवरल टर्म्स इन लैक्सिकॉन, मतलब एरिया ऑफ स्टडी. इन लैक्सिकॉन ऑफ बिजनेस, जैसे 24/7 B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं और मेरा बायर भी कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो B2B. मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं और मैं अल्टीमेट कस्टमर को बेच रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? B2C. मार्केट पढ़े थे हम लोग इकोनॉमिक्स में. मार्केट में टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने बताया था, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट में क्या होता है? अल्टीमेट कंज्यूमर बायर होता है, तो B2C है. होलसेल मार्केट में क्या होता है? बल्क में परचेज होता है, नॉर्मली वहां पे रिटेलर्स बायर होते हैं. तो होलसेलर से रिटेलर खरीद रहा है, B2B, और रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर खरीद रहा है, B2C. Amazon, फ्लिपकार्ट, ये प्रोड्यूसर नॉर्मली नहीं है. दूसरे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट बना के Amazon को देते कि भाई आप अपने चैनल से बेचो. तो Amazon क्या कर रहा है? B2C. लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट देते, आप देखिए वहां टाटा का प्रोडक्ट भी मिलेगा, बिरला का प्रोडक्ट भी मिलेगा, वहां अंबानी भी मिलेगा, अदानी भी मिलेगा. तो भाई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी जो प्रोडक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट पे दे रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट, Amazon भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. वो बिजनेस टू बिजनेस है. बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बताया. चिप्स, अब भाई मोबाइल यूज करते हो आप, एटीएम कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उसमें चिप्स होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है. तो क्या कहते भाई? An important aspect of this evolution is the decline and demise of old business and old ways of doing business. बिजनेस कंडीशन में चेंज हो रहा है, बिजनेस सिचुएशन में चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन में आप आउटडेटेड हो जाएंगे. नो मैटर हाउ बिग योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता. क्या मैटर करता है भाई? कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि नहीं. डायनासोर का नाम सुने हो? बहुत बड़ा प्राणी था, बहुत पावरफुल था. सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, गायब हो गया. मच्छर का नाम सुने हो? देखे हो मच्छर? बोलो ना. अब क्या है भाई? मच्छर तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा. सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा, इसमें बिजनेस का साइज
जितना मैटर करता है उससे ज्यादा मैटर करता है उसकी एडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन को एडेप्ट करना। आएगा ये टर्म, आगे पढ़ाऊंगा। एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेसेस एंड न्यूअर वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस, these changes may be added or impeded by changes in the technology, society, economy, and the like, collectively referred to as business environment. Conditions prevailing within and outside the business organization. Normally जब हम टर्म यूज करते हैं ना बिजनेस इन्वायरमेंट, तो हमारा फोकस आउटसाइड इन्वायरमेंट पे होता है कि ओवरऑल कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन क्या है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं। इन अ फास्ट इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग एस्फीयर ऑफ नॉलेज, द रेट ऑफ नॉलेज ऑब्सोलिसेंस इज हाई। ऑब्सोलिसेंस मतलब आउटडेटेड होना। तो ये जो हमारा है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, इसकी कैपेसिटी है, कितना इसमें स्टोर होगा। वो मोबाइल आपका होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी। कंप्यूटर स्टोरेज होता है, कम हो जाता है तो क्या करते हो, रैम बढ़ा देते हो। रैम क्या सर, कम होता है तो रैम ही बढ़ाते ना, स्टोरेज कैपेसिटी क्या बढ़ाते हैं, हार्ड डिस्क। अच्छा, तो भाई एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछ रहा हूं मैं, तो स्टोरेज की कैपेसिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, इसकी भी अपनी कैपेसिटी है, इसकी भी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहां स्टोर करके रखते जाओगे, बहुत समय बात नहीं होती है। अब बोलते अरे हां भूल गया था, तो इसमें से कुछ निकलेगा नहीं तो अंदर कुछ घुसेगा नहीं। अब बीसीके आपने नहीं पढ़ा ना, पहले नहीं पढ़ा ना बीसीके, अब बीसीके के कॉन्सेप्ट को इसमें डालना है ना, तो इसमें से कुछ बाहर भी निकलना चाहिए, इसमें से कुछ बाहर भी निकलना चाहिए। अब बाहर क्या निकलेगा, आपकी कुछ पुरानी यादें भी निकल सकती है। अब मान लो किसी से ब्रेकअप हो गया तो उसकी यादों को कैरी करने का क्या मतलब, उसकी यादों को कैरी करते रहोगे तो नए टाई अप की यादों को कैसे ऐड करोगे। तो पुराना कुछ भूलना भी पड़ेगा, नया कुछ याद करना है ना तो पुराना कुछ भूलना भी पड़ेगा। नए रिलेशन कुछ बनाने हैं ना, कुछ पुराने रिलेशन ऑटोमेटिकली गायब भी होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। Thus we need to stay updated and develop the capability to learn, नया सीखना है, unlearn, पुराना भूल भी जाओगे। बहुत समय पता भी नहीं चलता, बोलते रहते कुछ चीजें दिमाग से निकलती रहती है। और बहुत समय क्या करना पड़ता है, रीलर्न, रिवीजन क्यों करते हो, चीजों को फिर से याद करने के लिए। तो हमेशा यादों को संजोए रखना ठीक नहीं है, कुछ यादों को भूलो भी, नई यादें कुछ बनानी है तो कुछ यादों को भूलो भी। एट ए फास्ट पेस, ये बिजनेस में बड़े फास्ट स्पीड में होता है। कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ पुराने जाते हैं। कुछ पुराना जो था फैशन में नहीं देखते, पुराने जमाने का फैशन, अमिताभ बच्चन जी के जमाने का फैशन, 70s वाले फिर से आ जाते हैं। अब देखो लेडीज ड्रेस में बीच में अनारकली ड्रेस बड़ा फेमस हुआ था। अब अनारकली तो 50s में, मुगले आजम अनारकली 50s का ड्रेस था, फिर से मार्केट में हिट हो गया। लड़कियां समझ रही होंगी अनारकली ड्रेस के बारे में, बीच में एकदम क्रेज में था। तो भाई कुछ चीजें हमें लर्न करना पड़ता है, कुछ अनलर्न करना पड़ता है और कुछ रीलर्न भी करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पीछे हमने बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है भाई, अकाउंटिंग ऑडिटिंग करना है मोटे तौर पे।
अब अकाउंटिंग ऑडिटिंग आप डिलीजेंटली अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा, आइडिया होगा। तब आप चोरी पकड़ पाओगे, तब आप गलतियां ढूंढ पाओगे, तब आप गलतियों को सही कर पाओगे। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट डिलीजेंटली। हमने अकाउंट तैयार किया है, सही किया है कि नहीं, वही को सही करना है, तो भाई उस बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ बिजनेस व्हिच अकाउंट्स दे प्रिपेयर और ऑडिट। ह्यूमन एक्टिविटीज, अब जो हमारी एक्टिविटीज है ना, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो फिर इकोनॉमिक्स से रिलेट करता हूं। प्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, क्या था? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इन ए मटेरियल थिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट with the use of scarce resources, and due to the use of scarce resources those goods and services so produced must have certain definite economic value। याद है? अब क्या है, देखिए हमने वहां पे कहा था कि कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन है या नहीं, तो उसके 3 क्राइटेरिया बताए थे। क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट एंड मस्ट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये 3 क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब जहां आप ये समझते हो कि आपका फायदा क्या, आपका नुकसान क्या है, और हमेशा आप अपने फायदे को बढ़ाने के लिए काम करते हो। व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, मुझे क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, और व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा क्या। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये इमोशन काम नहीं करता, वहां पे तो केवल और केवल यहां वाला इमोशन काम करता है। वहां केवल और केवल यहां वाला इमोशन काम करता है, इधर यहां वाला, मतलब मां का प्यार, बाप की फटकार, दोस्तों की मस्ती, ये क्या है भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। दोस्तों के सामने गाना गा रहे हो, बोले भाई यार एक काम करना, मैं गाना गाना चाहता हूं, सुनना प्लीज। अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो एज अ रॉक स्टार, बदले में आपको रेमोनरेशन मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज are driven by emotional or sentimental reasons, or altruism, that is selfless concern for the welfare of others। altruism मतलब भाई बिना किसी स्वार्थ के आप निस्वार्थ किसी के लिए, किसी की भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, तो क्या कहलाता है भाई, altruism। Thus, human engagements of all social, religious, cultural, personal, recreational, charity, patriotic activities are bundled together as non-economic activities। तो ये क्या हो गया भाई, जिसमें सेल्फलेस, इमोशन, सेंटिमेंट के बेस पे हम काम करते हैं, बदले में व्हाट इज इन फॉर मी ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बदले में ये नहीं कहते कि भाई व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यों नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो क्या है ये, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक डायमेंशन। भाई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते, 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिया, तो भाई आपसे पैसा नहीं लिया गया,
लेकिन क्या हुआ, जो दवाइयां मिली वो फ्री की थी, आपके लिए फ्री है। लेकिन हॉस्पिटल में दवाई खरीद के लाया गया होगा तो पैसे पे हुए होंगे कि नहीं? ऑफिस, उस हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको पेमेंट हो रही होगी कि नहीं? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक एंगल है। मां ने आपको बड़े प्यार से चॉकलेट दिया क्योंकि मां ने कहा था कि कुछ अच्छा करने के पहले मीठा हो जाए, तो ले जा मीठा बेटे ले जा। अब ये चॉकलेट डेयरी मिल्क का था, डेयरी मिल्क का, डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो। अब ये डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो मां ने प्यार से दिया आपको, सेल्फलेस। लेकिन क्या डेयरी मिल्क वाले ने मां को फ्री में दिया था? वहां तो पैसे देने पड़े ना भाई। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी इकोनॉमिक एंगल होता है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग कैसे करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग कैसे करेंगे? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। क्या कहा भाई? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट एंड मस्ट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ये हमने इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के डेफिनेशन का क्राइटेरिया बनाया था। वो डेफिनेशन का क्राइटेरिया अभी यहां हमें समझने में काफी हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा। क्या भाई? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट एंड मस्ट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेक करने के लिए ये क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो। देखो क्या भाई, वन में अर्न ए लाइवलीहुड इन सेवरल वेज। आप देखो आपके पापा क्या करते हैं, घर परिवार चलाते हैं ना, क्या करते हैं? तो किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी के पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी के पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन किसी कंपनी में या किसी सीए फर्म में जॉब में, किसी के पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, किसी के पापा बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई हम जो अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं कैसे? बाय डूइंग सम बिजनेस, बाय वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं करता, अपनी जॉब कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट है उसकी एक डिग्री के बेस पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। लेकिन उस डॉक्टर को यह भी था कि वो अपना क्लिनिक खोल के अपनी प्रैक्टिस कर सकता था। तो जब वो अपना क्लिनिक खोल के अपनी प्रैक्टिस करेगा तो उसको कहेंगे प्रोफेशन। और किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस नहीं चलाता, तो उसको कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। और हॉस्पिटल का मालिक क्या कर रहा है भाई? हेल्थ केयर बिजनेस में है। तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीन कैटेगरी में मेनली डिवाइड करेंगे। In economics, individuals comprise as possessor of one or more of factors of production. भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे आपके बीच में ही तो बटा हुआ है। या तो हम लेबर्स प्रोवाइड करते, लेबर सर्विसेज, लेबरर, या तो हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग ओनर, या तो हमारे पास फाइनेंस है, कैपिटल ओनर। तो इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स कंप्राइज एज पोसेसर ऑफ वन और मोर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा रिस्क लेने की एबिलिटी। द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टराइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ और कंपनसेशन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज आर। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेज और सैलरी। अकाउंट्स में वेजेज और सैलरी में डिफरेंस करना यहां हम एक ही मान के चलेंगे। लेबर को मिलेगा वेजेज और सैलरी, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल को क्या मिलेगा? कैपिटल को मिलेगा
इंटरेस्ट। और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें क्या मिलता है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें मिलता है प्रॉफिट। द फैक्टर्स अर्न अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटी में जिसका जैसा कंट्रीब्यूशन, उसके अनुसार उसको रिवार्ड मिलता है, रिटर्न मिलता है। इन अदर वर्ड्स, इनकम इज जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सही है भाई? अभी हमने क्या कहा था? प्रोडक्शन का डेफिनेशन देखो, क्राइटेरिया अप्लाई करो, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। याद करो भाई, इकोनॉमिक्स में क्या कहा था? मैन कैन नॉट क्रिएट ए मैटर। हम और आप ऑल टुगेदर नया कुछ भी नहीं बना सकते। लकड़ी का टुकड़ा था, फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया, फॉर्म चेंज करके। नदी के किनारे सैंड, रेत, बालू था, उसको शहर में ले आया, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किया। अभी प्रोड्यूस किया सामान, स्टॉक करके रख लिया, ऑफ सीजन में बेचा ज्यादा प्राइस पे, टाइम यूटिलिटी क्रिएट किया। कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक, नॉलेज गेन किया और उसके बदले में रेमोनरेशन लिया, नॉलेज यूटिलिटी। तो भाई, मैन कैन नॉट क्रिएट ए मैटर। ऑल टुगेदर नया कुछ भी हम नहीं बना सकते। क्या करते हैं भाई? हम उसका फॉर्म चेंज करते, प्लेस चेंज करते, टाइम चेंज करते, नॉलेज चेंज करते, पोसेशन चेंज करते। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, बट यूजिंग इंजेन्यूटी man can transform matter variously to produce the goods and services for the satisfaction of various needs. लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसे कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक टाइम से दूसरे टाइम पे, स्टोरेज के जरिए। प्रोडक्शन जनरली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स, want satisfying ability, creation or addition of utility, creation or addition of utility। और utility का मतलब इकोनॉमिक्स में बताया था क्या? want satisfying power of a commodity, power of a commodity to satisfy consumers requirement। तो प्रोडक्शन क्या है भाई? प्रोसेस by which we develop need satisfying ability of other people in a good or service. As a corollary, earning of livelihood implies participation in process of production. Production may be done either for subsistence, आ गया भाई बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। अपने लिए कुछ भी करते हैं तो इकोनॉमिक्स में उसको प्रोडक्शन नहीं करते। सबसिस्टेंस, सेल्फ कंजम्पशन, और फॉर मार्केट। सही है? लेकिन प्रोडक्शन बीसीके में भी क्या होगा? सप्लाई साइड, मार्केट। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। सही है? कंजम्पशन डिमांड साइड, प्रोडक्शन सप्लाई साइड। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला भाई? मच ऑफ आवर स्पेंडिंग is used on the goods and services produced by the business organization. तो consumption represents demand side of economics. अभी बताया आपको, that is goods and services on which people spend their income. और जब तक consumption नहीं होगा, income कहां से generate होगा? consumption कब होगा? जब demand होगा। demand कब होगा? जब payment होगी। क्या था demand का definition? demand for a commodity refers to the quantity of that commodity or service which a consumer is willing and able to purchase at a certain price at a particular period of time, या at various prices during a period of time. तो भाई परचेज, प्राइस। अब डिमांड साइड में भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू डिमांड।
हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में ये सब। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। प्रोड्यूसर वही बनाता है जो बायर डिमांड करता है। प्रोड्यूसर क्या बनाएगा भाई? जो बायर डिमांड करेगा। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। देखिए भाई, इनकम क्या होता है? इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अनस्पेंट इनकम कंप्राइजेज सेविंग्स। इनकम का वह पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं करा, हमारा क्या है? सेविंग। मान लो 1,000 रुपए की हमारी इनकम है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और कंजम्पशन है 700 रुपए की, तो 300 रुपए कहां गया? नहीं नहीं नहीं, वो आपका काम है। 300 रुपए गर्लफ्रेंड के मोबाइल रिचार्ज पे, वो आपका काम है। हम लोग तो मैरिड पर्सन है, फोकस्ड। हमारा तो 1,000 का 1,000 वहीं जाता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 है 2 है 3 है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा तो एक जगह। तो क्या हुआ भाई? 700 रुपए का क्या हुआ? कंजम्पशन, और 300 रुपए कहां गया? बच गया सेविंग्स। तो अनस्पेंट इनकम यही है ना, अनस्पेंट इनकम इज कॉल्ड सेविंग। द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो कस्टमर डीलिंग नहीं करती। कैसे? डिपॉजिट, डिपॉजिट कस्टमर से डिपॉजिट नहीं लेते, लेकिन लोन फाइनेंसिंग करती है। अब जैसे मान लो LIC है, तो सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, ये तो नहीं करती हो। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट या करेंट अकाउंट या रेकरिंग अकाउंट, ये तो नहीं करते। लेकिन क्या करते भाई? LIC के पास जो लाइफ इंश्योरेंस करके लोगों के पैसे आते हैं, उससे LIC मार्केट में लोन प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। म्यूचुअल फंड्स, डीलर्स इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड आर द चैनल्स थ्रू विच द सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। पढ़े थे इकोनॉमिक्स में हम लोग। कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स होता है हाउस होल्ड सेक्टर में, बैंक्स के जरिए ये पैसा बिजनेस सेक्टर के पास पहुंचता है, और बिजनेस सेक्टर उसको क्या करता है भाई? बिजनेस एक्टिविटीज में लगाता है। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा भाई? बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी comprising the entire spectrum of activities pertaining to production, distribution, trading of goods and services. As such, it refers to aggregate of all businesses, industry, construction and manufacturing, trading or services, इंटरप्राइजेज, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंटरप्राइजेज। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोल रहा हूं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब 3 क्राइटेरिया देखना। कॉम्प्राइजिंग इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। as such it refers to aggregate of all businesses, सारे तरह के बिजनेस जितने भी सोच सकते हो सब इसमें आएगा। इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब, ट्रेडिंग और सर्विस, इंटरप्राइजेज, स्टेट ओन्ड हो या पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, इंटर कंपनी हो, माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है, स्मॉल लेवल पे, मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेस, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द कंट्री काम करती है, मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल, एक कंट्री से ज्यादा में बिजनेस आपका है, एंटरप्राइजेस, सब आएगा बिजनेस में, सारा का सारा आएगा बिजनेस में। इट इज यूजुअल टू क्लासिफाई
businesses into industry, trade and commerce. बिजनेस को इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा बिजनेस को. द latter incorporating all industry, trade related services, auxiliary मतलब supporting, सहयोगी, auxiliary aids to trade such as banking, जनरल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, तो सारा कुछ आ गया. कुछ बचा क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हमने क्या कहा था भाई? हम अपना लाइवलीहुड 3 तरह से मेंटेन कर सकते हैं. क्या क्या हो सकता है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस मतलब, प्रोफेशन मतलब, एम्प्लॉयमेंट मतलब. ये इंपॉर्टेंट है. क्या भाई? इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट है. बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, मीनिंग. बिजनेस का मतलब क्या बताया था? देखो क्या क्या बताया था. बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, पीटर ड्रकर ने बताया था. दूसरा क्या था? जनरल मीनिंग, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वंस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. और तीसरा क्या बताया था? बिजनेस रेफर्स टू एंड इंक्लूड्स द एक्टिविटीज लाइक सेलिंग, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग. सब आपको ध्यान रखना है. क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, टारगेटेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल वांट एंड मस्ट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और दूसरे लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, तभी इकोनॉमिक होगा. अपने लिए करोगे तो कहां से पैसे? अपने इस पॉकेट से पैसे निकाल के इस पॉकेट में डालोगे. तो भाई बिजनेस का मतलब क्या है? इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, सब बिजनेस में आ जाएगा. प्रोफेशन में क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से उसके लिए सर्टिफिकेशन है और उसके बेस पे उस एरिया ऑफ नॉलेज में आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो. इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. और क्या होता है भाई? इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होता है और वो क्वालिफिकेशन भी प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन से मिलता है. बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजिस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन दैट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स ए कोड ऑफ कंडक्ट. आप कैसे काम करोगे? अब भाई आप डॉक्टर हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मिलेगा. आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेडिसिन के ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे, आईसीआई से नहीं मिलेगा. आप ऑडिटर हो तो आपको आर्किटेक्चरल यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको आईसीआई से मिलेगा, प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन. एम्प्लॉयमेंट क्या भाई? दूसरों के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत कमा के देते हैं, उसमें से थोड़ा आपको मिल जाता है. मोर देन 90% ऑफ पीपल आर वर्किंग दिस वे और दैट वे एज एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? रेंडरिंग. एम्प्लॉयमेंट का मतलब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेज और सैलरीज, ऑल्सो कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट. सही है. दूसरा, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होगा? तो एंटरप्रेन्योर को लगेगा कि भाई यहां कोई अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है, पैसे लगाएंगे उस पर रिटर्न मिलेगा तो स्टार्ट करेगा. एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. अब कंपनी बनाओगे,
तो प्राइवेट या पब्लिक, और भी होते हैं टाइप्स, मुझे नहीं आता, प्राइवेट या पब्लिक। और प्राइवेट बनाओगे तो इनकॉर्पोरेशन के साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लीगल फॉर्मेलिटीज। भाई प्रोफेशन के लिए तो प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप, आईसीएआई का मेंबरशिप आप लेंगे तभी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट का आप यदि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लोगे तभी आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरीज का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लोगे तभी, आईसीएसआई से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लोगे तभी आप कंपनी सेक्रेटरी के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा तभी आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया तो एम्प्लॉयमेंट है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेस करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, प्रॉफिट से। प्रोफेशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोफेशनल फी जो मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट में वेज और सैलरी जो मिलेगा। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए कुछ नहीं है। धीरू भाई अंबानी 10वीं फेल थे, सोच लो भाई। तो बिजनेस के लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, अभी सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर नाम सुने हो ना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट तो नहीं खेलता भाई, बहुत तरह के बिजनेस करता है, 12th पास नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत बहुत डिग्री ले लेते और कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ जी, तो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए कुछ नहीं है। स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड प्रोफेशन में एकदम पक्का है कि ये डिग्री आपके पास होगी तभी इस प्रोफेशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द जॉब कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड होता है, जहां आप जॉब करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, एथिकल गाइडेंस, फाउंडर्स वैल्यूज, प्रोफेशनल कोड्स, एम्प्लॉयर्स कोड। एथिकल गाइडेंस क्या होता है भाई, बिजनेस में फाउंडर, लीजेंड पीपल, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग। भाई प्रोफेशन में तो प्रोफेशनल कोड होता है, फाइनल में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोड एथिक्स। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर, कंपनी जो आपको कोड बना के देगी उसके अनुसार काम करना है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसी के कारण बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होता है बिजनेस का, तब भी नहीं कर पाते क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है। प्रोफेशन में क्या चाहिए, मान लो एज ए डॉक्टर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेसिक आपको प्रैक्टिस करनी है। एज ए लॉयर, देखो उसके बाहर, कोर्ट के बाहर बहुत सारे लॉयर ऐसे होते हैं कि उनके चेंबर बने होते बड़े लैविश, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं टेबल कुर्सी रख के बाहर में बैठे हुए। तो प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, नॉट सब्सटेंशियल, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है। ऑफिस चाहिए, चैम्बर चाहिए, टेलीफोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सम रिक्वायरमेंट है, ऑफिस, चैम्बर, क्लिनिक। और एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं, दूसरे के इन्वेस्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, बदले में थोड़ा थोड़ा देता है पैसा। पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, बिजनेस में मैं बॉस हूं भाई, वंस ओन बॉस।
द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस। प्रोफेशन में कुछ है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए, लेकिन फिर भी मान लो आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्वाइट अ बिट। एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, नौकरी है नौकरी, जो बोला उसके अनुसार काम करना है। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इकोनॉमिक अचीवमेंट, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सर्विस टू द क्लाइंट्स और सोसाइटी, प्रोफेशन में सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए। सर्टेनिटी ऑफ इनकम बिजनेस में नहीं है, सबसे कम है, लॉस भी हो सकता है, आइदर वे, मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रोफेशन में है, क्वाइट अ बिट, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, हमेशा मक्खी नहीं मारता सब। और एम्प्लॉयमेंट में गारंटी है भाई, वहां जो आपको सैलरी है वो मिलेगी। कोरोना काल में भी लोगों को थोड़ी बहुत कटकुट के तो मिली ही है। मोस्ट, द मोस्ट, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्चुअली डिटरमाइंड पीरियोडिक इनकम, हर महीने मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस में अनसर्टेन, कभी भी बंद हो सकता है, लॉस हो रहा है बंद हो गया, मन नहीं किया बंद हो गया, कुछ दूसरा अच्छा बिजनेस दिख गया ये बंद कर दिया। प्रोफेशन क्वाइट सर्टेन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास है तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जॉब में भी अनलेस एंड अनटिल कुछ इधर उधर नहीं होता है तो जॉब आपकी चलती रहती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेस एंड बिजनेस में पक्का कर सकते हैं भाई, हमारा बिजनेस हम अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोफेशन में एकदम नहीं कर सकते, आपकी डिग्री नॉन ट्रांसफरेबल होती है। आपके बच्चे को, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आपके बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कोई कंपनी सेक्रेटरी बन गया, उसके बच्चे को कंपनी सेक्रेटरी बनना है। कोई डॉक्टर बन गया, उसके बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी और डिग्री लेनी पड़ेगी एग्जाम पास करके, नॉन ट्रांसफरेबल है। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है, जॉब आपका है। बहुत समय क्या होता है ना, बाप मर गया तो बेटे को जॉब मिलता है कंपनसेशन पे, लेकिन वही जॉब नहीं मिलता, वही पोस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर में, कंप्लीट करेंगे और साइमल्टेनियसली आईसीए वाले मटेरियल के क्वेश्चन करते चलेंगे। आईआरएस वाले मटेरियल के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट प्रॉब्लम होगी तो हमें व्हाट्सएप करोगे, किस नंबर पे, 9899757670, इस नंबर पे, या आईआरएस के टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट्स पोस्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज।